अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के महान बच्चों क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयतें शबीयतें ठीक हैं आप लोगों की? केमिस्ट्री को इंजॉय कर रहे हैं आप? मुझे यकीन है आप बिल्कुल दिल से आप मानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना ये एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है और आप यकीनन इसको पढ़ना बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में भी बड़ी इंजॉय की। अच्छा, लेकिन वैसे ये है कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री ना थोड़ी सी काइंड ऑफ बोरिंग है। बोरिंग से मुराद ये नहीं है कि वो चूँकि उसमें फ़िज़िकल की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रिएक्शंस इतने नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी सी खुश्क है। लेकिन सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री अगर आपको अभी तक खुश्क लग भी रही है ना, आगे जाके नहीं लगेगी। ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है ना ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है ज़्यादा, और जो इनऑर्गेनिक है ये भी ऑब्वियसली है, सही है, ये भी अच्छा है। तो लेकिन ऑर्गेनिक वाला बच्चों को यूजुअली ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें रिएक्शंस की सेंस काइंड ऑफ ज़्यादा है, तो वो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री निस्बतन देखने में मुश्किल लगती है कि जी 16 चैप्टर हैं और ऐसे रिएक्शन है, लेकिन इतनी बात मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि जो बच्चा सोचेगा ना कि वो मार ले इसको बैठ के रट्टा, और वो बैठ के इसको यानी पूरी बुक को और सारे रिएक्शंस को बैठ के अज़बर कर ले और याद कर ले, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल भी होगी और खुश्क भी होगी। आप बेहतर है और मेरी कोशिश भी ये है कि आप इसको कंसेप्चुअली लें। कंसेप्चुअली लेंगे इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी इसमें। बाकी लगे रहें, अगर छोटी मोटी किसी जगह पे रट्टा मारना पड़ता है, कोई एक आधी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल कार्य है, तो ठीक है वो चलें, रट्टा चलता है। लेकिन ये आप कंसेप्ट जहन में ना रखें कि आप जनाब उसको समझेंगे नहीं और अपनी जहन की खिड़कियां बंद करके बैठ जाएं और उसको पढ़ें सिर्फ, और नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर केमिस्ट्री इस हवाले से आपको मुश्किल लगेगी। अच्छा जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस स्टार्ट किए थे हमने। हाँ जी, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की हमने स्टार्ट की थी जनाब अली, प्रिपरेशन ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। उसके बाद उससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जनाब अली इससे पहले जो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस हैं जिसमें हमने वाइट देखा, रेड देखा, ब्लैक देखा। उसके बाद हेलाइड ऑफ फास्फोरस में हमने देखा PCl3 होता है, PCl5 होता है। अच्छा, अगर आपने PCl3 और PCl5 वाली जो इक्वेशंस हैं ये ठीक तरीके से याद कर ली है ना, तो अगले 1-2 पेजेस में भी यही रिपीट होनी है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई इक्वेशंस नई नहीं है इसकी, कोई इक्का दुक्का हो तो हो, और मुश्किल भी कोई नहीं है, इजी है। अगर आपने ये वाली याद कर ली है ना, तो आपके अगले 2-3 पेजेस वाली भी जो इक्वेशन है ना, आप समझ लें कि वो भी हो गई आपकी। अच्छा जी, PCl3 में हमने देखा कि फास्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं, PCl3 बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन करवाते चले जाएं, PCl5 बन जाएगा। PCl3 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें, PCl5 बन जाएगा। और क्या था? सिंपल से इसकी इक्वेशंस थी, रिएक्शन थे, और बस वाटर के साथ रिएक्शन था। अब ये देखें ना, जैसे पेज नंबर 65 के ऊपर जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, ये पॉइंट नंबर 3 वाला रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड में जो पॉइंट नंबर 3 है, यही रिएक्शन आगे इस्तेमाल हो जाना है। ये बार बार रिपीट होते रहने हैं। देखना, अभी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, फिर हमने पेज नंबर 66 पे ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस स्टार्ट किया। हमने उसमें देखा कि 2 तरह के ऑक्साइड हैं, इसके P2O3 है, P2O5 है। P2O3 को बेसिकली P2O3 जो है ये P4O6 होता है। ये क्या है? P4O6। तो इसका जो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं वो P2O3 बनता है, ठीक है, वरना ये होता है P4O6 की फॉर्म में। अच्छा जी, फिर आपने देखा कि जनाब अगर आप ऑक्सीजन के साथ सिंपल फास्फोरस वाइट का रिएक्शन करवा दें तो P2O3 बन जाएगा। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में करवाया तो P2O3 बनेगा, एक्सेस ऑक्सीजन में करवाया P2O5 बना दें इजीली।
अगली रिएक्शंस भी इसके बड़े आसान है, सिंपल से देखें ज़रा, पेज नंबर 66 पर तशरीफ़ लाएं ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फोरस में वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। गार्लिक मतलब ये जो आपका होता है क्या नाम है इसका, लहसुन, उस तरह का ऑर्डर होता है, इसका स्मेल उस तरह की होती है, और हाईली पॉइजनस है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हैं। अच्छा जी, उसके बाद रिएक्शंस में देखें ज़रा, इंतहाई सिंपल बेटा, देखते जाएं ज़रा जल्दी से। आज ना इनको दोनों को ख़त्म करते हैं, ऑक्सी एसिड भी इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं आज। अच्छा जी, P2O5 में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर P2O3 का रिएक्शन आपने करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। अभी आपने P2O5 की प्रिपरेशन में यही तो पढ़ा है, P2O5 बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वाला रिएक्शन देखें ज़रा, वो कहता है कि जी हाँ जी, कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्शन हो ना कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये बनाता है H3PO3 फास्फोरस एसिड। क्या बनाता है, फास्फोरस एसिड, अभी पढ़ेंगे हम ऑक्सी एसिड में। अच्छा, यही बात अगर रिएक्शन हो जाए हॉट के साथ, पानी अगर ये गर्म हो हॉट वाटर के साथ, तो ये बनाता है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और साथ में PH3 का जिक्र किया हुआ ना लास्ट टाइम भी मैंने, क्या नाम है इसका, फॉस्फीन गैस। इंतहाई इनफ्लेमेबल गैस है, खुद से आग पकड़ लेती है PH3। फॉस्फीन गैस इसमें भी यूज़ हुई है, वॉर्स में भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन फिर उसको सम एक्ट्स के तहत उसका इस्तेमाल मना कर दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आप अगर रात के वक्त कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ पे भी आपको पुराना सा कोई कब्रिस्तान हो, सन 1901 का, तो उस वक्त का जो कब्रिस्तान हो, तो समटाइम आपने, चलें एक बात याद आ गई, आपको पता ना कि ये बदरूहों को और सोल्स को, इनको डिफ़ाइन किया जाता है कि जी जनाब बदरू आ गई है और जिन भूत आ गए हैं, और ऐसी चीज़ें चलती हैं ना कब्रिस्तानों में ख़ास तौर पे, ये बातें सुनी होंगी आप। केमिस्ट्री इन चीज़ों को कैसे डिफ़ाइन कर, देखें केमिस्ट्री आपकी कहाँ कहाँ पे मदद करेगी, मतलब कितना शुक्रगुजार हों आप केमिस्ट्री का, तो मतलब फिर भी कम है। केमिस्ट्री इसको कैसे डिफ़ाइन करती है, आपने देखा है कि बोन ऐश में, हड्डियों में फास्फोरस होता है। ये जो फास्फोरस है ना, ये हाइड्रोजन के साथ, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके PH3 भी बनाता है, फॉस्फीन भी बनाता है। फिर एक और गैस होती है डाईफॉस्फेन, उसको कहते हैं P2H4 डाईफॉस्फेन। ये दोनों गैसेस बनती हैं, और भी इसके अलावा बनती हैं। जब अंधेरे में ये गैसेस हाईली कंबस्टिबल हैं, इनफ्लेमेबल हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो खुद से जलने वाली है। ये गैस अगर एयर में मौजूद है ना, एयर में अगर आती है ना किसी ज़रिए से, ये दोनों, तो ये खुद से जल जाती हैं। आपको इसमें कोई माचिस, तीली जलाने की, आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से जल जाती है। तो केमिस्ट्री इनको ऐसे डिफ़ाइन करती है, ये बदरूहों वाले मामलात को। वो कहते हैं कि जब हड्डियों में से फास्फोरस गैस, फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ PH3 या डाईफॉस्फेन की फॉर्म में निकल रहा हो, तो ये चूँकि जब बाहर निकलता है तो ऐसे ही जैसे एक आप माचिस की तीली जब जलाते हैं तो आपने देखा है धुआं यूँ करके ऐसे करके मूव करता है। माचिस की तीली जलाते हैं जब, या माचिस की तीली जब बुझाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, माचिस की तीली जब बुझाते हैं तो आपने देखा धुआं यूँ करके ऐसे मूव कर रहा होता है। तो केमिस्ट्री ये डिफाइन करती है कि आप ये जो गैस है ना, ये निकलती है, और जब ये चूँकि एटमॉस्फेयर में आती है तो साथ ही बर्न होती है। जब ये बर्न होती है तो पूरे लाइक कब्रिस्तान में अगर पूरा अंधेरा है, तो जब ये बर्न होगी तो एक ख़ास हल्की सी सफ़ेद सी कलर की स्मोकी टाइप सी एक धुआं सा, एक रोशनी पैदा होगी। वो बेसिकली केमिस्ट्री कहती है कि वो चीज़ें हैं जिनको आप बदरूहें मानते हैं और बदरूहें समझते हैं। वो बेसिकली वो स्मोक होता है जो लाइट के एक ख़ास एंगल से पड़ने की वजह से और उस धुएं के जलने की वजह से वो निकलता है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने अपने बचपन में देखा हुआ है, वो ना एक मिला करता था
कागज़ का एक टुकड़ा होता था ऐसे सिंपल, एक पेपर की स्ट्रिप होती थी, वो पेपर की स्ट्रिप के ऊपर ना रेड कलर का मसाला लगा होता था। हम उसके साथ कैसे खेलते थे, उस मसाले को ना हल्का सा गीला करना, कोई एक कतरा पानी डाल के उसको यूं करके गीला करना। जब उसको यूं किया जाता था ना तो बड़ा थिक डेंस वाइट कलर का स्मोक उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। बड़ा खेलते होते थे इन चीज़ों के साथ। तो केमिस्ट्री बेसिकली उसको यूं ही डिफाइन करें, वो जो थिक एक डेंस सा स्मोक बन रहा होता है ना, स्मोक बन रहा होता है, वो कहते हैं कि अंधेरे में आपको वो दूर से आप देखें और एक अंधेरा कब्रिस्तान हो और आप वहाँ पे, और पहले ही आप जनाब खौफजदा हों हॉरर मूवीज़ देख देख के, तो आप जब देखेंगे ना कि वहाँ पे एक धुआं सा ऐसे जला है और एक उसमें से सफ़ेद से कलर की रोशनी सी निकली है और ख़ास लाइट के एंगल की वजह से, तो फिर आपको यूँ लगता है कि इट्स सम काइंड ऑफ सोल, कि ये कोई बदरू है। तो असल में होती हैं या नहीं होती हैं ये तो अब ज़ाती मसला है, मैंने तो जो केमिस्ट्री के हवाले से बात है वो कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद अब वापस तशरीफ़ लाएँ ज़रा आप पेज नंबर 66 पे हॉट एंड कोल्ड की ये रिएक्शन हो गया। उसके बाद अब देखें यहाँ पे एक बात है, पेज नंबर 66 पे जो पॉइंट नंबर 2 है, देखो अब एंट्री टेस्ट में बात ऐसे पूछता है। अब वो ये बड़ा मज़े का एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है। अब वो आपको कहे कि भाई साहब P2O3 का हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो तो कौन सी गैस निकलेगी, क्वेश्चन बनता है ना। अब देखें ये क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद भी है, इक्वेशन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है ना, लेकिन आपने मुमकिन है ऐसे याद ना किया हो इसको कि जी P2O3 जब क्या नाम है इसका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो गैस कौन सी निकलेगी, ये गैस निकलेगी, फॉस्फीन गैस। H3PO4 एक्वस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, PH3 उसमें से गैस निकलेगी, कौन सी, फॉस्फीन गैस। इस हवाले से चीज़ों को देखा करें साथ साथ। ओके जी, उसके बाद पेज नंबर 66 पे आए ज़रा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाला, मैंने इसका भी प्रिपरेशन करवा दिया, वैसे भी ये इसकी प्रिपरेशन लिखी भी हुई है सामने। उसके बाद इसमें एक जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, MCQs कह लें या एंटी टेस्ट के हवाले से कह लें, ये जो सबलाइम वाला टेम्परेचर है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबलाइम करता है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबलाइम करता है, ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, इट सबलाइम्स एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, रिएक्शंस में आए, इंतहाई आसान सी बात, P2O5 का रिएक्शन जब होता है वाटर के साथ, P2O5 का रिएक्शन जब करवाया जाता है कोल्ड वाटर के साथ तो ये बनाता है HPO3, इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये मेटा शेटा वाले नाम आपने पहले सुने हुए हैं, कहाँ सुने हैं आपने? 3rd चैप्टर में जब बोरोन के एसिड्स पढ़े थे तो वहाँ पे बात हुई थी मेटाबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। अब ये देखें ना, इसको क्या कहता है, इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। अच्छा, यही रिएक्शन अगर हो जाए हॉट में तो अब ये बनाता है H3PO4, ये तो फॉस्फोरिक एसिड है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसका आपने जिक्र सुना हुआ है, बार बार जिक्र हो भी रहा है। फॉस्फोरिक एसिड को ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ये देखें पॉइंट नंबर 1 का जो सेकंड वाली बात है वो कर रहा हूं, पेज नंबर 66 पे रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में पहले पॉइंट का दूसरी लाइन, क्या हॉट वाटर के साथ जब मिलता है H3PO4 बनाता है, इसी को फास्फोरिक एसिड कहते हैं, फास्फोरिक एसिड, और इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। याद है बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, वहां पे आपने डिस्कस किया था। अच्छा जी, जब ये एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है ना तो 5 रिएक्शन है इसमें, P2O5, सॉरी 5 नहीं 4। हाँ जी, किस किस के साथ है ये जनाब हाली है, नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर है जनाब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
फिर है जनाब एसिटिक एसिड के साथ, और फिर है अल्लाह आपका भला करे अल्कोहल के साथ। कौन सी बात कर रहा हूं? पॉइंट नंबर 2, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रिएक्शन करता है तो ये बनाता है। क्या बनाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है। क्या बनाता है ये? देखें जरा, आपने ना आंखें बंद करके, मतलब थोड़ी सी खोल के लिख लेना है 2HBO3, 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 तीनों के साथ, सॉरी चारों के साथ। HBO3 क्या है? मेटाबोरिक एसिड। ठीक हो गया जनाब? ओके, अब ये क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड। इसका थोड़ा सा यानी काइंड ऑफ चेंज होगा, ऑक्साइड नहीं, ये बनता है C2H4, इसको बोलते हैं इथाइन, इथीन, C2H4, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, इथीन। अच्छा जी, और इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है? CH3CO2 ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको जब ड्रॉ किया जाए ना तो ये बनता है कुछ यूं करके, CH3CO, डबल बॉन्ड O, CH3। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप तफसील से, फिलहाल आसानी के लिए कि ये आपको ये कंफ्यूज ना हो कि CH3CO होल स्क्वायर O, तो ये स्ट्रक्चर क्या बना है? ये स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड। बेटा मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया भी हुआ है। क्या? P2O5 का एज डिहाइड्रेटिंग, क्या उसने बात की, क्वेश्चन क्या बात की? एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर रिएक्शन होंगे तो वो क्या रिएक्शन होंगे? 4 के साथ रिएक्शन है, HNO3, H2SO4, CH3COOH, C2H5OH, 4 के साथ रिएक्शन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है चारों लिखना। ओके जी, याद करने के लिए मैंने आसानी क्या बताई आपको? चारों में पहले लिख लो 2HBO3, 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 2HBO3 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड। इसके केस में C2H4 बनता है और इसके केस में एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, जिसका ये स्ट्रक्चर है। क्लियर होगी बात? जल्दी से याद कर लें, शाबाश अब इसको। ओके जनाब अली, नेक्स्ट आए जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस पे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस का क्या मतलब है? ऑक्सी एसिड्स का फास्फोरस का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस किए हुए हैं पहले। जो बच्चा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस का मतलब खुद को बता ले, वो खुद को शाबाश भी दे ले। हाँ जी, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, इसका मतलब है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फास्फोरस भी होगा, जिसमें प्रोटॉन भी होगा, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा। ऐसे हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, H3PO3 ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड इसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस H3PO3, और दूसरा है H3PO4। इसके नाम से आप अच्छे खासे वाकिफ़ हैं, अच्छा आपने सुना हुआ है, इसका नाम काफ़ी यूज़ होता है ये फास्फोरिक एसिड, जिसकी अभी मैंने पिछले रिएक्शन में बात हुई थी ना, इसको कहा था ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, वही चीज़ ही है। ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एक ही बात है। और इसका नाम होगा जनाब अली फास्फोरस एसिड। क्या? फास्फोरस
एसिड। अब एक नज़र देखते हैं कि H3PO4 को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, इसकी क्या रिएक्शन है, इसी तरह H3PO3 पे। हाँ जी, जब सबसे पहले हम बात करते हैं ना फास्फोरस एसिड की, H3PO3 की, आप क्या करें, अच्छा इसका जो रिएक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे होता है, फास्फोरस एसिड हाइड्रोक्सल H3 हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल H3, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, H3PO3 फास्फोरस एसिड, 1 2 3 H3 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन H3PO3। और जब होता है फास्फोरिक एसिड तो मेरा ख्याल आपने गैस भी कर लिया होगा कि क्या हो सकता है इसका, OH OH OH, ये होगा फास्फोरिक एसिड, H3PO4 ऑक्सीजन 4 होगा, ठीक हो गया। अच्छा जनाब अली, देखें ज़रा, सबसे पहले आए इसके रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। जब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं तो प्रिपरेशन का इसका बड़ा आसान सा तरीका है, और वो आपने ये तरीके देखें, अब ये सारे तरीके आपने पीछे पढ़े हों, ये सारे के सारे, मैं आप बल्कि आपको 1 मिनट जी 1 मिनट मैं आपको याद करवाता हूँ। ये देखें सर, आपने अभी पढ़ा ये वाला तरीका कि जी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग फास्फोरस ट्राईऑक्साइड इन कोल्ड वाटर। ये देखें पेज नंबर 66 पे सेकंड रिएक्शन देखें, कोल्ड वाटर का रिएक्शन H3PO3 कोल्ड वाटर के साथ, सेम रिएक्शन, सेम टू सेम। अच्छा दूसरा देखें जरा, इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 वाला, PCl3 वाला अभी मैंने आपको याद करवाया है। PCl3 वाला पेज नंबर पीछे पे आए जरा, PCl3 के रिएक्शंस में देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का पॉइंट नंबर 3, PCl3 प्लस वाटर बनता क्या है, H3PO3 और साथ में HCl, वाटर H3PO3 है कोई नई चीज़, है कोई दोबारा से याद करने वाली चीज़? मैंने भी आपको कहा था ना कि पीछे के रिएक्शन जिसने कर लिया उसके लिए आगे के भी आसान है, सारे सेम रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा, इसके रिएक्शंस पे आए। अच्छा इसकी जो डीकम्पोजिशन होती है ना, डीकम्पोजिशन में ये फॉस्फीन गैस बनाता है। रिएक्शंस ऑफ H3PO3 डीकम्पोजिशन में ये क्या बनाता है, H3PO4 और साथ में फॉस्फीन गैस। क्लियर जी? ओके नेक्स्ट देखें जरा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब ये कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो उनको मेटल बना देता है, H3PO3। एक मिनट, H3PO3, हाँ जी, किसके साथ रिएक्शन करना है जनाब, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और दूसरा कौन सा है, कॉपर सल्फेट। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखें ज़रा, एक तो चीज़ बन जाएगी सिल्वर, इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा कॉपर जो मेटल रिड्यूस करना है। ये देखें यहाँ पे क्या है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये है +1। तो यहाँ पे क्या है, मेटल में 0, 1 इलेक्ट्रॉन गेन्ड, तो गेन इज रिडक्शन, GR, ऐसे ही है, गेन इज रिडक्शन। अच्छा साथ में क्या बनता है, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट साथ में वाटर बन जाता है, और साथ में H3PO4
मेन हमारी जो देखने वाली चीज थी ना वो ये, ठीक हो गया, रिड्यूस एज रिएक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा इसमें क्या बन रहा है, इसमें भी देखिए कॉपर बन रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या है कॉपर की, यहाँ पे है +2, सल्फेट की -2 होती है। तो जब इसकी +2 है और यहाँ पे मेटल है, इसमें क्या है 0, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड मीन गेन इज रिडक्शन। ओके जनाब, दूसरी चीज साथ क्या बना दें, A3PO4 बना दें, साथ में वाटर बना दें। ठीक हो गया जनाब। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन 2 केसेस हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। फर्क कोई नहीं है, उसमें भी मेटल बन जाएगी, इसमें भी मेटल बन जाएगी, लेकिन इसमें जो रिएक्शन है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा। अब चूंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी साथ मौजूद है तो अमोनियम नाइट्रेट भी हासिल हो जाता है। A3PO4 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, साथ में वाटर। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट देखें जरा, आप बता दें H3PO3 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो क्या होना चाहिए। मैं खुद से नहीं बताता, मैं आपसे पूछ लेता हूं। H3PO3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताएं क्या होना चाहिए। सिंपल, H3PO4 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, कहता है कि जी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जब जिंक और HCl का रिएक्शन करवाया जाए। H3PO3 का आपने रिएक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, जिंक और HCl। और जिंक और HCl का जो रिएक्शन बेसिकली करवाना है इनकी प्रेजेंस में, वो इसलिए करवाना है कि ये इसको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सके। जिंक और HCl आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक क्लोराइड और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम यूं शो करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब ये इसके साथ रिएक्शन कराता है तो ये क्या बनेगा, PH3 फॉस्फीन गैस और साथ में वाटर। इसको बैलेंस कर लें, 3 इसके साथ आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 3 इसके साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखें रिएक्शन जो एक नया आया ना, वो सिर्फ थोड़ा सा किसी हद तक ये, और ये भी नया नहीं है, इसमें भी आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो इनको रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। A3PO3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में, और इसने किया क्या, रिड्यूस किया। बस ये रिएक्शन ज़रा थोड़ा सा नया था, बाकी आपको पता है सारे रिएक्शन पहले आपने देखे हुए हैं। ओके जनाब, लास्ट टॉपिक पे हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में अभी आपने देखे, इस ये भी सारे के सारे ऐसे ही हो जाने आपके, ये सारी इक्वेशंस आपने पीछे की हैं। मैं अभी आपको साबित कर देता हूं कि आपने कहाँ की हैं, और जहां पे ना होगी वो वाली हम दोबारा बात कर लेंगे। H3PO4 जी जनाब, P2O5 का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो H3PO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखें, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, ये देखें पेज नंबर 66 के जो लास्ट वाले रिएक्शन है जिनके ऊपर बात भी हुई थी जाके तफसील से ज़रा, विद हॉट वाटर के साथ जब करवाया जाए तो ये जो है P2O5 जो है ये कन्वर्ट कर देता है H3PO4 में। क्लियर जी, वही रिएक्शन है सेम। अब जो रिएक्शन सेम है वो दोबारा नहीं मैं लिख रहा, क्योंकि ऐसे फजूल में टाइम ज़ाया होगा। आज ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं, ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह। ओके जी, दूसरा देखें, कहता है कि जी इसको आप ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि आप रेड फास्फोरस का रिएक्शन करवाएं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के। बताएं जी ये रिएक्शन कहाँ पढ़ा आपने पहले, फास्फोरस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, जो बच्चा बताए उसको स्वाब। बेटा आपने ये रिएक्शन फास्फोरस के रिएक्शंस में पढ़ा है, जब आपने पीछे फास्फोरस पढ़ा है। पेज नंबर 62 पे आए ना ज़रा, पेज नंबर 62 पे नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस में आप देखें पॉइंट नंबर 3 का पार्ट 1 जो है, 3 का पार्ट 1 और उसकी लास्ट इक्वेशन, फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। ठीक हो गया, H3PO4 बन रहा है, सेम इक्वेशन
जो आपने वहाँ पे जब हमने बात की थी, हमने कहा था नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, तो हमने 3 की बात की थी, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। ये फास्फोरस वाला, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखें ज़रा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड आल्सो गिव्स द ऑर्थो, बिल्कुल ये आपने अभी पीछे पढ़ा है, पेज नंबर 65 पे देख लें। PCl5 का रिएक्शन वाटर के साथ H3PO4 बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है, लास्ट इक्वेशन, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद लार्ज स्केल वाला रिएक्शन, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ। लार्ज स्केल पे जब रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो वो रिएक्शन करवाया जाता है बेसिकली बोन ऐश के साथ, CA3PO4 होल ट्वाइस, 3 वैलेंसी इसकी, 2 वैलेंसी इसकी, ठीक हो गया। इसका रिएक्शन करवाया जाता है सिलिका के साथ। क्या करते हैं कि इसको सिलिका की प्रेजेंस में, यानी कि रेत, सिलिका मतलब रेत है ना, सैंड, रेत की मौजूदगी में, रेत के साथ इसका रिएक्शन करवाता है इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट और साथ में बनता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब P2O5 का रिएक्शन, दोबारा वही वाली बात, P2O5 का रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊं तो क्या बन जाएगा, H3PO4। पेज नंबर 66, लास्ट इक्वेशंस 2, क्लियर जी। अगर वो पेपर में पूछता है कमर्शियल स्केल पे P2O इसकी H3PO4 की प्रिपरेशन बताएं, तो ये उसकी कमर्शियल स्केल की प्रिपरेशन है। ओके जी, नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 68 पे 2 इक्वेशन है इसकी, इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कहता है कि प्रॉपर्टीज में इट इज अ कलरलेस डिलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं, डिलिक्विसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो पानी को ऑब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करते करते आखिरकार काइंड ऑफ सॉल्यूशन बना ले, ऐसे मटेरियल को कहते हैं डिलिक्विसेंट मटेरियल। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लिखा हुआ है वैसे ये बुक में, वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट का मतलब ऐसा मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, हिग्रोस्कोपी को, और इतना एब्जॉर्ब करे उसको कि काइंड ऑफ बाद में सॉल्यूशन बना ले, उसके अंदर डिजॉल्व भी हो जाए, उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाए, ऐसे मटेरियल को कहते हैं। अच्छा बेटा, इसने ना एक दफ़ा 2012 में ये MCQs में पूछ लिया था कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है, तो याद रख लें इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, आगे लिखा भी हुआ। ओके जी, रिएक्शंस पे आए जनाब। सबसे पहला रिएक्शन एसिड है, H3PO4 क्या है, एसिड है। तो जब आप को पता है कि जब एसिड है तो इट मीन्स कि ये क्या करेगा, जो बेसिस हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा। हमने ये मान लिया कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर लेगा, हमें पता चल गया, देखने से आपको पता चल जाएगा सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस हमें 3 स्टेप्स में मिलता है और हमें 3 सॉल्ट हासिल होते हैं। इसलिए यही प्रोसेस मैं आपको 3 स्टेप में बता रहा हूँ, होना वही है, कोई नई बात नहीं है। एसिड बेस क्या रिएक्शन, सॉल्ट सोडियम फॉस्फेट साथ में वाटर, यही होना ना, लेकिन 3 स्टेप्स में होना है। क्या होना है देखें ज़रा। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आउट, एक सोडियम इन, NaH2 H3 है ना, एक हाइड्रोजन आउट और एक सोडियम इन, NaH2PO4। मुश्किल है, NaH2PO4, एक हाइड्रोजन आउट एक सोडियम इन, क्या बन गया, साथ में वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन आउट हुआ था ना, वाटर बन गया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन आउट एक सोडियम इन, Na2HPO4, सोडियम 2 कर दिए, हाइड्रोजन 1 कर दिया,
फॉस्फेट तो वैसे ही साथ H2O। अब एक प्रोटॉन बाकी है, ये भी नहीं बाकी रहेगा, क्या बनेगा, एक सोडियम इन, एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है ये भी आउट, तो Na3PO4 वाटर। ओके, कोई मुश्किल है? सिंपल जो नॉर्मली एसिड बेस का रिएक्शन है वो भी तो यही है, A3PO4 मिलता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसने बना देना था Na3PO4, लेकिन इस रिएक्शन में हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हासिल हो जाती हैं, ये सॉल्ट भी मिल जाता है, ये सॉल्ट भी मिल जाता है, इसलिए आपको 2 स्टेप्स में बताया गया। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन आउट, एक सोडियम इन। ओके जी, लास्ट पॉइंट, जब इसको जनाबे वाली A3PO4 को करते हैं गरम, तो गरम करने से इसको जब करीब 316 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ 240 तक और फिर 316 तक जब हॉट किया जाता है इसको, तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि ये हीटिंग इफेक्ट है H3PO4 का, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी हुआ है। H3PO4 को जब किया जाता है ना हीट, तो ये बनाता है H4P2O7, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक। याद आया आपको पायरोबोरिक एसिड, उसका क्या फार्मूला था, H3B4O7, नहीं सॉरी H6B4O7 पायरोबोरिक एसिड का, तो ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। ओके, जब इसको मजीद हीट किया जाता है 316 डिग्री तक, ये है 240 डिग्री 240 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बना देता है HPO3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक हो गया? अच्छा, एक छोटी सी बात बता देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझने में इसकी ज़रा सी आसानी हो जाए। ये देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ पे H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ये वाला OH OH H, तो होता बेसिकली क्या है, इसमें से वाटर निकलता है, यहाँ भी वाटर निकलता है। ये वाटर निकलता है ना, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे फास्फोरस का एक और मॉलिक्यूल मौजूद हो, OH OH और H, ये फास्फोरिक H3PO4 का एक मॉलिक्यूल, ये H3PO4 का दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये देखें ज़रा, वाटर अगर ऐसे करके निकाल दूं और इनको आपस में ज्वाइन कर दूं तो कोई मसला है इसमें? क्या बन जाएगा, फास्फोरस हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन फास्फोरस, सॉरी H3PO4 में यहाँ पे भी हाइड्रोक्सल है, H3PO4 में इधर भी हाइड्रो, वो H3PO3 का था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सल, और इधर भी हाइड्रोक्सल। ये होता है H4P2O7, काउंट करें ज़रा, H4P2O7, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, 7 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? ये फास्फोरिक एसिड का P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल 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 3, तो ये निकल गया, ये क्या बन गया, वाटर। ये ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। फिर जब फर्दर HPO3 बनता है तो यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल HPO3 के निकलते हैं। ठीक हो गया बेटा? चलें, यहाँ तक जनाबे अली आपका फास्फोरस कंप्लीट हुआ, और फास्फोरस कंप्लीट होने के साथ ही आपका ग्रुप 5 भी नाइट्रोजन फास्फोरस वाला वो कंप्लीट। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ डिस्कस नहीं होंगे। आज हमने पढ़ा है बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस H3PO3
H3PO4, इसके अलावा हमने ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्साइड, दोनों चीज़ें आज डिस्कस हो गई हैं। इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हैं ये चीज़ें, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट भी है, आ भी चुका है बोर्ड में पहले। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 6। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।